तो ये है रेस्ट एंड मोशन, इसी को हम लोग यहाँ पे काइनेमेटिक्स भी बोलते हैं, काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे काइनेमेटिक्स है, रेस्ट एंड मोशन, इसको काइनेमेटिक्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स मतलब मैथमेटिक्स हम लोग कर रहे हैं। किसका मैथमेटिक्स कर रहे हैं? जो भी मोशन होता है यहाँ पे, काइने का मतलब हो गया ये मोशन, ठीक है, ये हो गया मोशन, और मैट्रिक्स का मतलब हो गया मैथमेटिक्स। जो भी मैथमेटिक्स करना है, तो मोशन के बारे में जितने भी तरह का मैथमेटिक्स करना है वो हमको सब इसमें काइनेमेटिक्स में पढ़ना है। अब काइनेमेटिक्स में ये रेस्ट एंड मोशन ये अलग चैप्टर, मतलब काइनेमेटिक्स के अंदर एक रेस्ट एंड मोशन आता है। तो काइनेमेटिक्स चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें। तो ये मोशन में हम लोग मैथ में मोशन के बारे में क्या क्या हम लोग मैथमेटिक्स कर सकते हैं वो है काइनेमेटिक्स। तो चैप्टर का नाम है रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट एंड मोशन है, तो इस चैप्टर में हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, मोशन ऑफ द बॉडी, अलग अलग तरह का मोशन ऑफ द बॉडी, प्रोजेक्टाइल मोशन, बहुत सारा चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, उतना भी तुम लोग नहीं जानते होगे। तो हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इस चीज को। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको है रेस्ट एंड मोशन, नाम से ही पता चल रहा है रेस्ट एंड मोशन। अब कोई भी बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे, मतलब देखने वाला पे डिपेंड करता है कि कोई बॉडी रेस्ट में है या फिर मोशन में है। कोई भी बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है वो डिपेंड करता है देखने वाला पर। जैसे कि हम लोग ये इस अर्थ पे हैं, ये अर्थ है, और अर्थ पे हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अर्थ पे हम लोग बैठे हुए हैं, तो ये बताओ कि हम लोग रेस्ट में हैं या फिर मोशन में हैं। ये अर्थ हो गया, अर्थ पर दो आदमी हैं, ए और बी, ए और बी दो आदमी हैं अर्थ पे। तो ये बताओ, और यहाँ पे एक आदमी मान लो कोई मून पे चला गया, मून पे चला गया, जैसे ये मून भी तो अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रहा है, या फिर और कोई अलग प्लानेट पे हम लोग मान लो, ठीक है, यहाँ पे है। तो ये बताओ हम लोग केस में है, मोशन में है, ठीक है। मोशन तो हम लोग सर। मोशन में, ठीक है, तो हम लोग मोशन में हैं। लेकिन अगर बी बी से पूछा जाए ए के लिए, बी से पूछा जाए ए के लिए, तो बी ए को क्या बोलेगा? अगर मान लो कि दूसरे ग्रह पर से हम लोग देख रहे हैं या उपग्रह पर से देख रहे हैं, तब तो हम लोग मोशन में है, अर्थ क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है। लेकिन अगर बी से पूछा जाए ए के बारे में, तो बी ए को क्या बोलेगा, रेस्ट में बोलेगा या फिर मोशन में बोलेगा? रेस्ट में बोलेगा सर। हाँ, तो वो क्या बोलेगा, रेस्ट में बोलेगा। तो देखो बी के लिए ए जो है, ए इन मोशन, ए इन मोशन फॉर सी, बट ए इन रेस्ट फॉर बी। देखो बी के लिए ए रेस्ट में है, लेकिन सी के लिए ए मोशन में है। तो यहाँ पे कोई भी बॉडी रेस्ट और मोशन में है, वो डिपेंड करता है कि देखने वाला पे, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा। तो ऑब्जर्वर क्या है उस पर डिपेंड करेगा, इसलिए यहाँ पे ऑब्जर्वर सबसे मेन पॉइंट रखता है कि ऑब्जर्वर क्या है उसके अनुसार हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं, रेस्ट एंड मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन द ऑब्जर्वर। कोई भी बॉडी रेस्ट में है या फिर मोशन में है, वो डिपेंड किस पे करेगा, तो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा। जैसे कि हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है, ये लड़का खड़ा है, और दो बच्चा जो है वो बस में ट्रेवल कर रहा है, बस में ट्रेवल कर रहा है, या इसको चलो एक नंबर हम बोल दे रहे हैं, ये एक नंबर लड़का है, ठीक है, और ये 2 नंबर लड़का है, और ये 3 नंबर लड़का है। अब 2 नंबर के मतलब इसको गलत मत समझ लेना, ठीक है, सिर्फ नंबरिंग किए हैं, चोर नहीं, चोर उर नहीं है ये। तो ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, और ये 3 नंबर लड़का है। अब ये जो है, अगर पूछा जाएगा, ये बताओ कि ये 2 नंबर लड़का रेस्ट में है या फिर मोशन में है, ठीक है, तो रेस्ट में है या फिर मोशन में, मोशन में है सर। किसके लिए?
हम जैसे ही सवाल 1 3 करें तो सर। तुम लोग को सवाल करना चाहिए कि किसके लिए रेस्ट में है या मोशन में। हम पूछे कि 2 नंबर लड़का रेस्ट में है या मोशन में है, तो तुम बोल दिया मोशन में है। कैसे? अब 3 के लिए ये मोशन में है, 3 नंबर लड़का उसके साथ बैठा हुआ है, कहेगा कहाँ, ये कहीं तो नहीं चल रहा, ये तो मेरे साथ बैठा हुआ है। मान लो कि दोनों फोन पे कनेक्टेड है, 1 नंबर 3 नंबर को फोन किया, 2 नंबर कहाँ है, तो ये बोलेगा कि 2 नंबर मेरे बगल में बैठा है, और ये बोलेगा कि नहीं 2 नंबर तो आगे भाग रहा है, मेरे बात से दूर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोलेगा कि वो मोशन में है। तो यहाँ पे जो 2 नंबर जो है वो 3 नंबर के लिए रेस्ट में है, लेकिन 1 नंबर के लिए मोशन में है। अब जस्ट इसके अपोजिट, ठीक है, ये देखो 2 एंड 3 जो है, 2 एंड 3 इन मोशन, 2 और 3 मोशन में, 4 1 के लिए, ठीक है। और फिर 2 इन रेस्ट 4 3, और फिर बोलेंगे 3 इन रेस्ट 4 2, 3 इन रेस्ट 4 2। अब बहुत इंटरेस्टिंग सवाल हम कर रहे हैं तुमसे, ये बताओ कि 1 नंबर जो है लड़का, ये 2 और 3 नंबर लड़का के लिए रेस्ट में होगा या फिर मोशन में होगा? सब लोग बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। 1 नंबर जो लड़का होगा वो 2 और 3 नंबर लड़का के लिए रेस्ट में होगा या फिर मोशन में होगा? रेस्ट में सर। रेस्ट में होगा। 2 और 3 नंबर के लिए 1 नंबर किस में होगा? मोशन में सर। मोशन में। कौन बोला जी? कैसे मोशन में होगा? चलो बताओ कैसे मोशन में होगा। चलो ठीक है, जवाब सही दिया है कि मोशन में होगा। तो सर काजी बोले सर। 1 नंबर जो है लड़का वो 2 और 3 नंबर लड़का 2 और 3 के लिए रेस्ट में होगा या फिर मोशन में होगा? सर मोशन में होगा सर। हाँ, तो क्यों मोशन में होगा? सर मोशन में तो ये बस है जी, बस ना चल रहा है, ये लड़का कहाँ चल रहा है? चलो बताइए ठीक सर। है, यहाँ पे देखो ये ठीक है, रुका हुआ है, लेकिन मोशन में क्या बोलते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट तुम्हारे रिस्पेक्ट में तुमसे दूर जा रहा है या फिर तुम्हारे तरफ आ रहा है, मतलब डिस्टेंस दोनों के बीच में कम हो रहा है या फिर ज्यादा हो रहा है, मतलब तुमसे, या फिर डिस्टेंस ज्यादा या कम होना कोई जरूरी नहीं है। जैसे सर्कुलर मोशन करेंगे तो उसमें डिस्टेंस ज्यादा या कम नहीं होगा, मतलब रिलेटिवली हम बोल रहे हैं कि इसके अनुसार। यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन मोशन चल रहे हैं, आप सर्कुलर में मत चले जाना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों अभी दूर जा रहा था, 2 और 3 नंबर इससे दूर जा रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, अगर हम 1 नंबर के लिए बोले, 2 और 3 नंबर से पूछे 1 नंबर के लिए, तो 1 नंबर को भी क्या बोलेगा कि वो मोशन में है। क्यों बोलेगा मोशन में है? क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये दूर जा रहा है। देखो दूर जा रहा है ये, लेकिन ये उल्टा बोल सकता है कि नहीं ये हमसे दूर जा रहा है। और ये चीज अगर नहीं फील हो रहा है तो देखो सबसे अच्छा इसको फील करने का तरीका क्या है, तो यहाँ पे चलो पहले हम बता देते हैं। पहले यहाँ क्या है, 1 इन मोशन, 1 जो है मोशन में है, किसके लिए, तो 4 2 एंड 3, 2 और 3 के लिए 1 क्या है, मोशन में है। देखो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा, हम लोग बस ये सब पर बैठते हैं और बगल में क्या होता है कि हम लोग के बगल से पेड़ ये सब गुजरता है, पेड़ पौधा ये सब बहुत सारा जो है वो हमारे बगल से गुजरता है और बस ऐसे आगे की ओर जाते रहता है। अब सबको मालूम है कि पेड़ कभी मोशन नहीं कर सकता है, पेड़ जहाँ है वहीं वहां का वहीं रहेगा। ठीक है, हाँ दूर जा रहा है इसलिए, बहुत अच्छा है आंसर। तो यहाँ पे क्या है, पेड़ तो कभी इधर उधर नहीं जाता है, लेकिन जब बस स्पीड में रहता है, ये गति करते रहता है, तो बस के अंदर बैठा हुआ ये जो मुन्ना है, ये मुन्ना को क्या होगा, बच्चा लोग देखता है बस के एकदम खिड़की से आगे देखते रहता है, ये क्या देखेगा कि इसको लगेगा क्या कि पेड़ ये सब पीछे जा रहा है, इसको ऐसा लगेगा कि पेड़, और दिखता नहीं है ट्रेन ये सब पर बैठे रहो तो क्या लगता है जितना घर है जितना सब कुछ है, पेड़ पौधा घर ये सब बिल्डिंग सारा कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है, हम आगे जा रहे हैं। तो लगता है कि हम रेस्ट में है, ट्रेन में तो और लगेगा कि हम बैठे हुए हैं, ट्रेन पता ही नहीं चलता कि चल रहा है। तो वहाँ क्या है, वो रेस्ट में है लगता है, और ये सब मोशन में होता है। तो अगर कोई रेस्ट में है उसके रिस्पेक्ट में अगर कोई उससे दूर जा रहा है तो वो क्या होगा, मोशन में होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्री इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू बस, बस के रिस्पेक्ट में ट्री क्या है, मोशन में।
तो ट्री इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू, बस हाँ, मुन्ना के लिए ट्री दूर जा रहा है, बढ़िया है। तो चलो ये हो गया रेस्ट एंड मोशन का इंट्रोडक्शन कि रेस्ट एंड मोशन क्या है। अब हम लोग टाइप ऑफ मोशन पे चलते हैं कि मोशन कितने तरह का होता है। तो हम लोग अब आते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। चलो थ्योरी कॉपी में दिखा देते हैं तुम लोग का, थ्योरी कॉपी में जो लिखा हुआ है, क्योंकि नोट्स कॉपी से तुम लोग लिखेगा। तो यहाँ पे क्या है, रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन द ऑब्जर्वर। रेस्ट एंड मोशन जो होता है ऑब्जेक्ट का, वो डिपेंड किस पे करेगा, तो ऑब्जर्वर पर। यहाँ पे है मैन 2 and 3 इज इन मोशन। मैन 2 और 3 जो है वो मोशन में है विथ रिस्पेक्ट टू मैन 1। 1 के रिस्पेक्ट में 2 और 3 मोशन में है। ठीक है, हम नोट्स भेज देते हैं जी, वो डेली भेजते हैं। तो मैन 2 and 3 इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू मैन 1। ऑल्सो मैन 1 इज इन मोशन। मैन 1 भी जो है वो क्या है, मोशन में है विथ रिस्पेक्ट टू मैन 2 and 3। 2 और 3 के रिस्पेक्ट में 1 क्या है, मोशन में है। 2 और 3 1 के रिस्पेक्ट में मोशन में है, और 1 भी मोशन में किसके रिस्पेक्ट में, तो 2 and 3 के रिस्पेक्ट में। एंड मैन 3 इज इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू 2। 3 2 के रिस्पेक्ट में और 2 3 के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। अब टाइप्स ऑफ मोशन पे हम लोग आते हैं। तो टाइप्स ऑफ मोशन में होता है, सबसे पहला होता है 1D मोशन। 1D मोशन मतलब 1 डायमेंशन मोशन। 1 डायमेंशन नहीं बोल करके तुम बोलो 1 डायरेक्शन बोल सकता है, एक ही डायरेक्शन में वो जा रहा है। वो लड़का जो है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इधर उधर नहीं जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में वो जा रहा है, तो उसको बोलते हैं 1D मोशन। जैसे कि कोई एकदम स्ट्रेट लाइन में इस तरह से मूव कर रहा है, और वह स्ट्रेट लाइन में अपना मूव कर रहा है, सीधा वो अपना जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से वो सीधा जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे 1D मोशन, मतलब एक टाइम में एक ही तरह का जा रहा है। अब अगर कोई मान लो कि खेत में वो चल रहा है, और खेत में वो जा रहा है, और खेत में वो अपना इधर गया, फिर यहाँ से ये इधर गया, फिर यहाँ से ये इधर मुड़ा, और फिर यहाँ आया। ठीक है, तो इसको हम 1D मोशन बोलेंगे या 2D मोशन बोलेंगे। अच्छा चलो, अभी 2D तुम लोग को समझाए नहीं। चलो ऋत्विक रुद बोल दिया 2D मोशन। 1D मोशन ना होगा सर। देखो, अगर पूरा कंप्लीट को हम लोग कहेंगे ना, पूरा कंप्लीट को देखेंगे तो फिर 2D मोशन हो जाएगा। लेकिन अगर हम अलग अलग देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक गया, ए से बी तक गया, तो ए से बी तक गया तो एक ही डायरेक्शन में गया, ये हो गया 1D मोशन। बी से सी तक गया तो ये भी एक ही डायरेक्शन में गया, तो ये भी क्या हो गया, 1D मोशन। सी से डी तक गया, ये भी क्या हो गया, 1D मोशन। तो ये सब क्या है, यहाँ पे ये 1D मोशन में जा रहा है। लेकिन कंप्लीट अगर हम लोग देखेंगे, मान लो ए से बी गया, बी से सी गया, और फिर यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट ये सब निकाल रहे हैं, तो फिर वो 2D मोशन में आ जाएगा। अगर पार्ट वाइज हम लोग करेंगे, तो पार्ट वाइज करेंगे तो ये 1D मोशन होगा, पूरा कंप्लीट करेंगे तो फिर 2D मोशन हो जाएगा। क्योंकि 1D मोशन का मतलब होता है कि एक ही डायरेक्शन में चलना, तो एक ही डायरेक्शन में वो जा रहा है। ये हो गया 1D मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट एक ही मोशन में चलेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे 1D मोशन। जैसे कि बंदूक से गोली निकलता है, बंदूक से अगर गोली निकला तो वो क्या होगा, कभी क्या दूसरे डायरेक्शन में जाएगा, जब भी जाएगा तो वो क्या होगा, सीधा एकदम जाएगा, एकदम जा करके हिट करेगा कपार में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1D मोशन। बंदूक से निकला हुआ गोली सीधे ये 1D। धनुष से निकला हुआ तीर, धनुष से अगर हम लोग तीर निकाल रहे हैं तो वो तीर भी क्या होगा, सीधा एकदम जाएगा, 1D मोशन। गुलेल से निकला, गुलेल चलाया होगा, गुलेल से पत्थर मारता है, तो वो सभी क्या होता है, 1D मोशन में जाता है। ये सब जितना जा रहा है ये सब हो गया तुम्हारा 1D मोशन, 1 डायमेंशन मोशन। चलो अब आते हैं हम लोग 2D मोशन। 2D मोशन, ठीक है, इसको हम लोग 2 डायमेंशन मोशन बोलते हैं, या फिर समझ लो 2 डायरेक्शन में मोशन हो रहा है एक साथ। एक साथ यहाँ पे 2 डायरेक्शन का मतलब क्या हो रहा है, एक ही टाइम में 2 तरह का 2 डायरेक्शन में मोशन हो, इसको हम लोग 1D बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग 1D बोल सकते हैं। और 2D में क्या होता है कि एक ही साथ 2 डायरेक्शन में मोशन हो, मतलब इसमें एक साथ 2 डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक डायरेक्शन में चला, फिर यहाँ से यहाँ दूसरा डायरेक्शन में चला, फिर यहाँ से यहाँ तीसरा डायरेक्शन में चला, हर अलग अलग टाइम में अलग अलग डायरेक्शन में चल रहा है। लेकिन 2D मोशन में क्या होगा, एक ही टाइम में, हाँ रिकॉर्डिंग चालू है, तू कहाँ छठियार में जा रहा है जी, इतना अच्छा क्लास चल रहा है तब। चलो, तो यहाँ पे क्या होगा,
2D मोशन में अगर जा रहा है यहाँ पे, तो 2D मोशन में क्या होता है कि एक ही टाइम में वो दो डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, एक ही टाइम में वो दो डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो उसको बोलेंगे 2D मोशन। जैसे मान लो कि बैट बॉल खेलते हैं, तो बैट बॉल खेलते हैं तो क्या होता है, जैसे ही कोई बैटर जो है वो बॉल को बल्ला से मारता है, ठीक है, बल्ला से जैसे ही बॉल को हिट किया तो बॉल सीधा तो नहीं जा रहा है, बॉल ऐसे जाता है, तो बॉल कहाँ जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है। अब जो कैच करने वाला रहता है, तो कैच करने वाला क्या होता है, देखते रहता है, पीछे की ओर दौड़ते रहता है कि बॉल कहाँ तक जाएगा, या फिर ज्यादा पीछे है तो आगे दौड़ करके आता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉल ऊपर भी जा रहा है, हाइट भी कवर कर रहा है और आगे भी जा रहा है। देखो बॉल यहाँ आगे भी गया और ऊपर हाइट भी कवर किया, बॉल आगे भी गया हाइट भी, तो हर एक टाइम में वो आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। तो हर एक मोमेंट पे, हर एक टाइम पे वो दो डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, एक समय भी मोशन कर रहा है और वाई में भी मोशन कर रहा है। तो एक समय मोशन कर रहा है, वाई में भी मोशन कर रहा है, हर जगह वही हो रहा है। जैसे मान लो कि कोई बॉडी जो है वो सर्किल में मूव कर रहा है, ऐसे सर्कुलर पाथ में जा रहा है, तो कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में जा रहा है, तो मान लो कि यहाँ से ये आगे बढ़ा और फिर ऊपर भी गया, फिर ये आगे बढ़ा और फिर ऊपर भी गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो तरह का मोशन हो रहा है, 2 डायमेंशन मोशन इसको हम लोग बोलेंगे। तो जब बॉडी का इस तरह का मोशन हो जिसमें कि एक साथ दो डायरेक्शन में मोशन हो, तो उस मोशन को हम लोग बोलते हैं 2D मोशन या 2 डायमेंशन मोशन। हाँ, हाथ से पत्थर फेंकना 1D मोशन नहीं होगा, सीधा तुम पत्थर फेंकोगे तब 1D मोशन होगा, लेकिन सीधा एकदम फेंक पाना मुश्किल है पत्थर, कुछ ना कुछ हाइट जरूर वो गेन करेगा, ठीक है, तो वहां पे वो क्या होगा, 2D मोशन होगा। एकदम सीधा जो है वो बंदूक से गोली निकला हुआ ही एकदम सीधा जाएगा, कोई ये नहीं होगा। हाँ, बंदूक से गोली निकला सीधा, लेकिन हो सकता है कि फिर वो क्या होगा, कुछ दूर सीधा जाएगा और फिर उसके बाद वो नीचे अगर गिरने लगा, ऐसे अगर नीचे गिरने लगा गोली, तो फिर वो 2D मोशन हो गया। जहां तक वो सीधा गया वहां तक 1D मोशन, और जहां वो अर्थ के ग्रेविटी के कारण नीचे आने लगा तो फिर वो 2D मोशन होगा। जब तक मान लो किसी को हिट नहीं किया, सीधा जा रहा है, तो सीधा कहाँ तक जाएगा, ऐसा थोड़ी है कि इंडिया से गोली मारेंगे तो सीधे इंग्लैंड जाके किसी को लगेगा, कहीं ना कहीं तो वो नीचे आएगा ही, एनर्जी जब उसका लॉस होगा तो वो नीचे आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वो जहां तक वो सीधा जाएगा वहां तक वो होगा 1D मोशन होगा। हाँ, तो वह कभी तो गिरेगा ही होगा, तो गिरेगा जहां से पर वो गिरना शुरू हो जाएगा तो वो 2D मोशन हो जाएगा। तो ये सर्कुलर मोशन हो गया तुम्हारा 2D मोशन। हम लोग ये सब अलग अलग पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन अलग चैप्टर है, सर्कुलर मोशन अलग चैप्टर है, तो ये सब अलग अलग चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे 2D मोशन। अब हो गया तुम्हारा 3D मोशन। 3D मोशन मतलब 3 डायरेक्शन में इसका मोशन होगा, एक साथ बॉडी 3 डायरेक्शन में मोशन करेगा। तो 3D मोशन जो है वो जनरली हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, मतलब कि ऐसे हम लोग नहीं, मेनली इसका यूज होता है तुम्हारा गैस में। गैस जो है वो गैस का मॉलिक्यूल्स, तो गैस को जब हम लोग हीट करते हैं तो गैस का मॉलिक्यूल्स क्या होता है, इधर उधर वाइब्रेट करता है, भागते चलता है। तो वो जो इधर उधर भाग रहा है तो वो क्या होता है, एक्स वाई और जेड तीनों में मोशन करता है। अब गैस को क्या कर सकते हैं, एक कंटेनर में रखेंगे, 3D कंटेनर में वो रखाएगा, तो 3D कंटेनर में रखाएगा तो ये आगे जाएगा, ऊपर इधर उधर वाइब्रेट करेगा, जिगजैग मोशन में होगा, तो वो एक्स वाई जेड तीनों मोशन में मोशन करेगा। जैसे मान लो कि तुम रात में सोते हो और रात में सोते हो मच्छरदानी लगा करके, अंदर एगो मच्छर घुस गया। अब मच्छर घुस गया तो देखते हो कान के पास जाता है और तुरंत तुम जैसे ही मारने जाते हो, एक बार मारने गया तो उधर तुरंत ये दूसरे कान तक पहुंच गया, ये इधर उधर भाग जाता है। तो वो क्या होता है कि कोई एक डायरेक्शन में मोशन नहीं करते रहता है, वो कभी इधर कभी उधर, कुछ पता ही नहीं चलता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। हाँ, हाँ भाग जाता है, इसलिए क्या होता है वो, क्योंकि वो 3D मोशन में जा रहा है। तुम 3D मोशन में जिस दिन उड़ने लगोगे उस दिन मच्छर को तुरंत मार दोगे, इसलिए कोशिश करो 3D मोशन में उड़ने का। तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया 3D मोशन। ये हो गया 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन, 3 तरह का मोशन हो गया। तो यहाँ पे हमारा समझाया हुआ है शॉर्ट में कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या है, 1D मोशन 1 डायमेंशन मोशन, 2D मोशन 2 डायमेंशन मोशन, 3D मोशन 3 डायमेंशन मोशन। 1D मोशन का डिफिनेशन है, इफ मोशन ऑफ ए बॉडी इज इन ओनली वन डायरेक्शन, अगर किसी बॉडी का मोशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में और along एन एक्सिस इज कॉल्ड 1D मोशन, या फिर किसी एक एक्सिस के लॉन्ग है तो उसका हम लोग बोलेंगे 1D मोशन। फिर उसके बाद है एग्जांपल में हो गया मोशन ऑफ बुलेट। देखो बुलेट का मोशन बताएं, मोशन ऑफ बुलेट का होगा 1D मोशन। 2D मोशन,
इफ मोशन ऑफ ए बॉडी इज इन ए प्लेन में है। प्लेन बोलने का मतलब क्या हुआ, अगर एक साथ दो एक्सिस में जा रहा है, एक्स में भी जा रहा है और वाई में, दो एक्सिस मिलकर के एक प्लेन बनाएगा। तो अगर वो किसी प्लेन में हो रहा है तो देन इज कॉल्ड 2D मोशन। 3D मोशन, इफ मोशन ऑफ ए बॉडी इज डिस्क्राइब बाय 3 डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन से अगर डिस्क्राइब हो रहा है, और बाय 3 एक्सिस या फिर 3 एक्सिस से हम लोग उसको डिस्क्राइब कर पा रहे हैं, इज कॉल्ड 3D मोशन। जैसे हम लोग घर के ऊपर चढ़ते हैं तो क्या होता है, सीढ़ी से होकर के चलते हैं, तो सीढ़ी पे जब हम लोग चलते हैं तो आगे भी बढ़ते हैं और ऊपर भी बढ़ते हैं। देखो है तो हम लोग सीधा चल रहे हैं सीढ़ी पे, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, हाइट भी बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ रहे हैं, तो वो भी क्या हो गया तुम्हारा। और 3D मोशन अगर क्या टर्न कर रहे हैं, मान लो सीढ़ी पे कहीं पे टर्न किए हैं, तो वो 3D मोशन में हम लोग ला सकते हैं। हाँ अच्छा ठीक है, तुम उड़ता है 3D मोशन में तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये डिस्क्राइब 3 डायरेक्शन मोशन है, तो ये क्या हो गया 3 डायरेक्शन मोशन। तो ये अब हम लोग का मेन जो है वो न्यूमेरिकल करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो न्यूमेरिकल करने के लिए आगे बढ़ने में सब डिस्प्लेसमेंट, हम पूरा इस काइनेमेटिक्स को, रेस्ट एंड मोशन को एकदम छोटा छोटा पार्ट में पढ़ाएंगे। एकदम छोटा छोटा पार्ट पहले कर, देखो टाइम लगेगा लेकिन इतना अच्छा से पढ़ा देंगे कि तुमको एकदम बेसिक से लेकर के 9 क्लास नहीं पढ़ा हुआ है फिर भी समझ में आएगा। बेसिक से लेकर के टॉप तक का क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन टाइम लगेगा, इसलिए पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा मत कहना कि सर दूसरे कोचिंग में तो रेस्ट एंड मोशन 10 दिन में खत्म हो गया, आप चला रहे हैं जो चला रहे हैं, तो हम चलाएंगे तो और सारा क्वेश्चन होते जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट में चलते हैं। हाँ तो भाई कोई चिंता करने की बात नहीं है, तो बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है। तो चलो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जानने के लिए हम लोग कोई ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ये मान लो कि तुम्हारा घर है और ये जो है वो स्कूल है। घर से कोई स्कूल जा रहा है, तो घर से किसी को स्कूल जाना है, तो घर से स्कूल जाने के लिए एक जो है वो रोड बना हुआ है, ऐसे करके ऐसे टर्निंग होकर के रोड आया और में आकर के इन किया, ऐसा रोड बना हुआ है। इस रोड के द्वारा कोई आकर के घर से स्कूल गया। अब दूसरा क्या सोचा, घर से स्कूल जाना है, तो मान लो कि वो घर से स्कूल जाना है तो वो इससे नहीं जा करके, मान लो वो ऐसे खेत था और खेत के द्वारा खेते खेत जाता है ना, तुम लोग रोड छोड़ करके पैदल जाना रहता है, तो ऐसे खेते खेत जा करके ऐसे स्कूल में पहुंच जाता है। तो ऐसे ये खेत का आरी है, खेत का आरी पे ऐसे चलते हुए वो क्या हुआ, ए से वो बी पे पहुंच गया। ठीक है, हाँ खेत से होकर जाता है स्कूल, और किसी के पास साइकिल है तो ऐसे वो जाता है, ऑटो से जाता है तो ऐसे जाता है। तो इस तरह से वो ए से बी पे गया। अब ए से बी पे इस तरह से गया, अब ये इस तरह से स्कूल पहुंचा, इस तरह से स्कूल पहुंचा। ठीक है, ये मान लो कि 1 नंबर लड़का है, ये 2 नंबर लड़का है, और अब जो है वो तीसरा नंबर जो लड़का है वो कहा कि हम सबसे पहले स्कूल पहुंचेंगे। एक जो है वो ऐसे गया, एक जो है वो ऐसे गया, और तीसरा कह रहा है कि हम सबसे पहले स्कूल पहुंचेंगे, चाहे बीच में कुछ भी आ जाए हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमको एकदम डायरेक्ट स्कूल पहुंचना, सबसे शॉर्टकट पहुंचना है, एकदम शॉर्टकट पहुंचना है, उससे शॉर्टकट कोई जा ही नहीं सकता। वो सबसे शॉर्टकट रास्ता खोज रहा है, तो वो सबसे शॉर्टकट रास्ता खोज रहा है ए से बी पे जाने के लिए। तो वो सबसे शॉर्टकट जो है वो क्या होगा, एकदम वो सीधा जाएगा, मतलब शॉर्टकट जाने के लिए उसको क्या होगा, एकदम सीधा जाना पड़ेगा। एकदम श्योर है कि एकदम इसी डायरेक्शन में उसको फिक्स करना पड़ेगा। मान लो कि कुछ रास्ता में उसको अड़चन नहीं आया, या अड़चन भी आया तो एकदम सीधा वो चलते गया, और वो एकदम सीधा ए से बी पे पहुंच गया। तो सीधा अगर वो ए से बी पे पहुंच गया, तब उसी जो शॉर्टकट ये पहुंचा, तो 3 नंबर जो है वो सबसे शॉर्टकट पहुंचा। तो 3 नंबर सबसे शॉर्टकट पहुंचा, तो क्या होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हम लोग जानना चाह रहे हैं।
तो डिस्टेंस, और इधर मान लो हम लोग डिस्प्लेसमेंट। 9 में तुम लोग पढ़ा होगा डिस्टेंस मतलब होता है दूरी और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। तो 1 नंबर और 2 नंबर जो पाथ है, 1 नंबर और 2 नंबर जो रास्ता है, इस रास्ता का जो लंबाई होगा, 1 नंबर और 2 नंबर रास्ता का लंबाई, ये 1 नंबर और 2 नंबर जो है वो डिस्टेंस होगा। लेकिन 3 नंबर जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट जो है, सबसे शॉर्टकट जो पाथ से गया, उसका हम लोग बोलेंगे विस्थापन। तो ये हो गया तुम्हारा 1 नंबर और 2 नंबर जो है वो डिस्टेंस हो गया, और 3 नंबर जो है वो हो गया तुम्हारा विस्थापन हो गया। अब देखो डिस्टेंस को जो है वो हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, और मतलब अदिश राशि। और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब इसको वेक्टर क्यों बोले, इसमें डायरेक्शन हम फिक्स क्यों बोले कि इसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो ये देखो डिस्टेंस के लिए कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, कभी इधर गया फिर इधर मुड़ा फिर इधर मुड़ा, साइकिल मुड़ मुड़ के, या पैदल चल रहा है तो ये आरी के थ्रू इधर उधर मुड़ करके वो स्कूल पे पहुंचा, घर से स्कूल पहुंचा। ये अलग अलग तरीका से घर से स्कूल पहुंच रहा है, और ये डायरेक्ट घर से स्कूल पहुंच रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से वो घर से स्कूल पहुंच रहा है। लेकिन शॉर्टकट घर से स्कूल पहुंचने के लिए एकदम इसको एक फिक्स डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। थोड़ा सा भी इधर उधर गया कि चलो थोड़ा सा इन्हें चल जाते हैं, थोड़ा सा उससे मिलते हुए चल जाएंगे, जैसे ही वो थोड़ा दूसरा से मिलने गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट खत्म हो गया, अब फिर वो डिस्टेंस पे चला गया। एकदम उसको एकदम सीधा जाना है, तभी वो एकदम फिक्स डायरेक्शन है। तो सीधा एकदम ए से बी पे जाने के लिए यहाँ पे एक फिक्स डायरेक्शन का जरूरत होता है। और जब किसी मोशन में एक फिक्स डायरेक्शन का जरूरत होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, तब वहां पे हम लोग डायरेक्शन का बात आ गया, डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन का बात आ गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया, स्केलर के लिए कोई फिक्स डायरेक्शन का जरूरत नहीं है, और डिस्प्लेसमेंट के लिए एक फिक्स डायरेक्शन का जरूरत होता है, इसलिए इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, और ये होता है स्केलर क्वांटिटी। अब एसआई यूनिट जो होता है वो डिस्टेंस का, डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है मीटर, और डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर होगा। तो दोनों का एसआई यूनिट सेम होगा, इसका भी मीटर और इसका भी मीटर होगा। डायमेंशन हम लोग को देखना है कि डायमेंशन क्या होगा। तो इसका डायमेंशन होगा L1 L होगा, तो इसका भी डायमेंशन, या दूसरा लिखने का तरीका है M0 L1 T0 M0 L1 T0। बस इतना ही जानना है हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। अब देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो अभी हम लोग और भी आगे पढ़ेंगे, जब वेलोसिटी ये सब पढ़ लेंगे तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये सब से, फिर ग्राफ मेथड से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ये सब निकालेंगे। लेकिन अभी बस बेसिक में हम लोग इतना ही चलते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। अब यहाँ पे कुछ और बात हम लोग को आता है कि डिस्टेंस का जो वैल्यू है, डिस्टेंस का वैल्यू वो क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस का वैल्यू हमेशा, अब देखो ये 1 नंबर और 2 नंबर तो तुम्हारा हो गया डिस्टेंस, हम 3 नंबर को भी हम डिस्टेंस बोल सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर को भी हम डिस्टेंस बोल सकते हैं। लेकिन ये 3 नंबर वाला डिस्टेंस जो है वो एक स्पेशल केस में चला गया, इसलिए 3 नंबर को हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। तो 3 नंबर को हम लोग डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। अब अगर मान लो कि एक लड़का 1 नंबर से गया और दूसरा जो है वो 3 नंबर से गया, तो हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है। मान लो कि 2 नंबर और 3 नंबर में कंपेयर कर रहे हैं तो भी बोलेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है। और मान लो एक लड़का 3 नंबर से गया, दूसरा लड़का भी 3 ही नंबर से गया, तो उस लड़का के लिए, या एक ही लड़का गया ए से बी, तो इसके लिए बोलेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो गया। या फिर ऐसा हम बोल सकते हैं कि मान लो कि कोई लड़का जो है यहाँ पे मान लो यहाँ से गया, या कोऑर्डिनेट में चल करके, या फिर तुम लोग मान लो ऐसे हो गया, ए से गया बी पे, तो ए से अगर बी पे गया तो एक ए से बी पे गया, तो ये मान लो कि यहाँ गया 3 मीटर, यहाँ गया 6 मीटर, यहाँ फिर गया ये 3 मीटर।
तो ए से बी पे गया, तो इसके लिए डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस बताओ, होगा डिस्टेंस 12 मीटर सर। कितना मीटर? डिस्टेंस 12 मीटर सर। हम्म, और डिस्प्लेसमेंट होगा 6 मीटर। हाँ, 1 और 2 को डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे, 1 और 2 को हम लोग डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे। हम लोग 1, 2, 3 तीनों को हम डिस्टेंस बोल सकते हैं, लेकिन 1 और यस 2 को सर। हम लोग डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते हैं। इसको डिस्प्लेसमेंट जब भी नहीं बोलेंगे तो डिस्टेंस बोलेंगे, क्योंकि इसका फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इसका फिक्स डायरेक्शन है, इसलिए इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अब चलो यहाँ से गया तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया? 6, 3, 9 और 3 12 मीटर। 12 लेकिन मीटर। डिस्प्लेसमेंट अगर कब आता आएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट के लिए तो फिक्स है कि सीधा ए से सर बी डायरेक्ट जाना पड़ेगा। तो 6 डिस्प्लेसमेंट जो होगा मीटर। वो क्या होगा? 6 मीटर। 6 मीटर तो होगा सर। विस्थापन जो है वो 6 मीटर और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 12 मीटर होगा। तो ये है हम लोग का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। टाइम 8-9 हो गया जी, तो लगता है क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा। चलो फिर भी कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। कुछ आसान आसान क्वेश्चन कर लेते हैं, या फिर एक एक्सरसाइज अभी हम बनाने के लिए भेज रहे हैं, तो वो सारा एक्सरसाइज तुम्हारा बन जाए, इसके लिए हम क्वेश्चन करते हैं। चलो मान लो कि कोई जो है आदमी वो चलना शुरू किया इस ऑरिजिन से, ऑरिजिन से जो वो चला, या इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ऊपर में नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। यहाँ से वो चलना शुरू किया और ये ईस्ट में गया, इधर ये 5 मीटर गया ओ से ए पे। तो ये बताओ डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 5 मीटर। डिस्टेंस भी 5 मीटर सर, डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर। ये 5 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर होगा सर। यस सर। अब ये 5 मीटर होगा, तो फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस हुआ जब दोनों को 5 ही बोल देंगे तब? सर तो और कोई शॉर्टकट तरीका है नहीं सर, जैसे सीधा वही? हाँ सीधा भाई है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गया। लेकिन बराबर हो डिस्प्लेसमेंट को लिखने का एक तरीका तो होना चाहिए। जैसे देखो, डिस्टेंस को भी हम लोग एस से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को भी एस से ही डिनोट करते हैं। लेकिन क्या होता है, डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट पे हम लोग ऊपर एरो लगा देते हैं, डिस्प्लेसमेंट में हम लोग ऊपर एरो लगा देते हैं, और इसमें हम लोग कोई एरो नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। अब जब डिस्टेंस लिख रहे हैं तो चलो 5 मीटर लिख दिए, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं, हम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं बोले, हम बोले डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो जैसे ही डिस्प्लेसमेंट बताओगे तो फिर क्या होगा, वहां पे तुमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना पड़ेगा। तो डायरेक्शन के साथ हमको बताओ, डायरेक्शन के साथ बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेंगे। वेक्टर तुम लोग पढ़ चुके हो। काची बोले सर, क्वेश्चन फिर से बोले तो? डिस्प्लेसमेंट बताना है विथ डायरेक्शन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन के साथ तुमको डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बताना है कि क्या होगा। डायरेक्शन वेक्टर पढ़ चुके हो तुम लोग। इस डायरेक्शन को या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं 5 मीटर ईस्ट, यहाँ पे बोल सकते हैं 5 मीटर किधर गया, तो ईस्ट में गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। या फिर बोल सकते हैं 5 आई कैप, 5 आई कैप बोल सकते हैं। तो 5 आई कैप बोलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। यही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम लोग डिफरेंस कर रहे हैं। डिस्टेंस को सिर्फ मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिख रहे हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई आदमी यहाँ से चलना शुरू किया, वो 10 मीटर आगे गया और फिर यहाँ से इसी रास्ता पर ये इधर लौट गया 5 मीटर। यस सर। ओ से ए पे गया और ए से फिर बी पे गया। तो बताओ डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 15 मीटर। 15 मीटर होगा सर। 15 मीटर हो गया डिस्टेंस। यस सर। और डिस्प्लेसमेंट होगा 5 डिस्टेंस हो गया मीटर। तुम्हारा ओ ए प्लस ए बी, तो ए प्लस ए बी हो गया, तो क्या बोलेंगे, 10 मीटर प्लस 5 मीटर बराबर 15 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट सर 5 मीटर होगा सर। हाँ, डिस्प्लेसमेंट होगा 5 मीटर। ठीक है, देखो डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पे लिखेंगे ओ ए फॉर्म में प्लस ए बी, ये भी वेक्टर फॉर्म में।
तो ओ से ए जा रहा है, तो ओ से जा रहा है 10i कैप, ठीक है, फिर प्लस ए से बी जब किस डायरेक्शन में जा रहा है बताओ, ओ से ए गया आई कैप के डायरेक्शन में, और ए से बी पे जो जा रहा है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो माइनस आई कैप के डायरेक्शन में। यहाँ क्या होगा 5 और माइनस आई कैप, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 10i कैप माइनस 5i, तो ये क्या होगा 10i कैप माइनस 5i कैप होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 5i कैप हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ भी ऐसे ही बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल ओ पे है और फाइनल कहाँ पे है, बी पे है। तो इनिशियल और फाइनल ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 5, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 5 हो गया। चलो अब अगला क्वेश्चन है, ओ से गया ये ए पे 10 मीटर, और फिर ए से फिर वो लौट करके ओ पे आ गया, यस सर, ठीक है। ओ से ए पे गया, फिर ए से ओ पे आ गया, ओ से ए पे गया, ए से फिर ओ पे आ गया, तो बताओ डिस्टेंस कितना हो गया और डिस्प्लेसमेंट कितना हो 20 मीटर सर, और डिस्प्लेसमेंट गया। हाँ, तो डिस्टेंस हो गया तुम्हारा 20 मीटर और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे क्या बोलेंगे 10i कैप और माइनस 10i कैप, तो ये क्या हो जाएगा 0। आगे गया और फिर पीछे गया, तो ये क्या हो गया तुम्हारा ये 0 हो गया। तो ये इस तरह का हो गया क्वेश्चन है। चलो सर्किल वाला क्वेश्चन हम कल करवा देंगे, इसलिए अभी इसी टाइप का क्वेश्चन हम करवा दे रहे हैं, फिर सर्किल वाला क्वेश्चन हम लोग कल कर लेंगे। अब ये वाला भी क्वेश्चन हम बता दिए कि कोई चलना शुरू कर रहा है, यहाँ से ये गया इधर, वो गया 5 मीटर, फिर ये इधर गया मान लो 10 मीटर, फिर ये इधर गया मान लो 5 मीटर, तो भी हम लोग ये वाला भी क्वेश्चन हम लोग कर दिए। डिस्टेंस हो जाएगा 20, डिस्टेंस हो जाएगा 20 और डिस्प्लेसमेंट 10। हाँ डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हो जाएगा। अगर डायरेक्शन के साथ लिखना है तो ये इनिशियल पॉइंट और ये हो गया फाइनल पॉइंट, तो फाइनली वो कहाँ पे इधर है, तो आई कैप लिख सकते हैं 10i पर। अब ऐसा क्वेश्चन मान लो है कि वो यहाँ से चलना शुरू किया और वो इधर गया 3 मीटर ईस्ट में गया, सॉरी नॉर्थ में गया, 3 मीटर वो नॉर्थ में गया, और फिर वो यहाँ से ईस्ट गया 4 मीटर। ऐसा वाला क्वेश्चन हम लोग करवा चुके हैं वेक्टर में। यस सर, हो जाएगा सर। आगे मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत करवाए वेक्टर में, हम लोग बहुत करवाए। तो इसमें बताओ डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्टेंस होगा सर 7 मीटर और डिस्प्लेसमेंट होगा 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट होगा 5 मीटर और डायरेक्शन 5 मीटर। डायरेक्शन होगा सर नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट सर, नॉर्थ ईस्ट नहीं बोल सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट कब बोलेंगे, जब 45 डिग्री बनाएगा तब बोलेंगे। यहाँ 45 डिग्री तो बना नहीं रहा है। नॉर्थ ईस्ट कब होता है, एकदम बीच में जाता है तब नॉर्थ ईस्ट होता है। तो चलो हम लोग डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा 3 मीटर और प्लस 4 मीटर बराबर हो गया 7 मीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या बोलेंगे, देखो सबसे आसान तरीका है क्या है, वेक्टर फॉर्म से बना दो। वेक्टर से बनाओगे बहुत आसान से क्वेश्चन आएगा। इधर ऊपर गया तो ये क्या हो गया 3j कैप, फिर ये आगे गया तो प्लस 4i कैप, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। 3j कैप प्लस 4i कैप, इसका मैग्नीट्यूड अगर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर और प्लस 4 स्क्वायर, अंडर रूट 9 प्लस 16 अंडर रूट 25, ये क्या हो गया 5 मीटर। तो ये हो गया। अब डायरेक्शन बताना है, तो डायरेक्शन हम लोग किससे बताते हैं, तो tan थीटा से। तो tan थीटा बताते हैं तो हम लोग y/x करते हैं। तो बताओ 3/4 होगा कि 4/3 होगा। y/x 3/4 सर, 3/4। बहुत अच्छा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, जे कैप यहाँ है, पहले जे कैप है और तब आई कैप है। तो जे कैप पहले है तो y/x करते हैं, तो 3 क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे डायरेक्शन हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा ये विथ डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। अब ऐसे डायरेक्ट बनाना है तो डायरेक्ट ऐसे बना दो डायगोनल, तो क्या होगा ये 90 डिग्री हो गया, तो 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर बता दो। फिर यहाँ से थीटा बताना है तो फिर यहाँ ये करो,
तो tan थीटा इक्वल टू 4/3 करो तो उससे भी बना सकते हो। नहीं वेक्टर फॉर्म से बिना सोचे हुए डायरेक्ट बना सकता हूँ। तो इस तरह से तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होते जाएगा। और अब अगर मान लो कि कोई ये स्क्वायर में गया, ए से गया बी पे, बी से गया सी पे, सी से गया डी पे और डी से फिर आ गया ए पे। ठीक है, ये मान लो 2 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 10 मीटर है। तो बताओ डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्टेंस होगा सर 24 मीटर और डिस्प्लेसमेंट होगा 0। हाँ, तो डिस्टेंस हो जाएगा 24 मीटर और डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट 0। जो होगा ना, डिस्प्लेसमेंट वो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि जहां से गया था फिर वहीं पहुंच गया। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 और डिस्टेंस हो गया 24 मीटर। 24 मीटर। तो बहुत अच्छा आंसर। ये हो गया तुम्हारा, बहुत अच्छा आंसर हो गया। 12th वाला कोई अभी तक ज्वाइन लगता है नहीं किया है जी। सब सोया हुआ है क्या 12th वाला? चलो अब नहीं ज्वाइन किया है तो तुम लोग को क्वेश्चन बताते हैं। ज्वाइन नहीं किया तो फिर क्या टेंशन लेंगे। नहीं ज्वाइन किया तो और अच्छा बात है, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला टाइप का जो क्वेश्चन है वो है तुम्हारा, सर्कुलर पाथ में अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, सीधा जाता तो 10 मीटर, हाँ नहीं वहां आकर के रुक जाता तो 10 मीटर होता, वो लौट करके वहीं आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन तो तुम लोग को हम करवा ही चुके हैं वेक्टर में, कि वो नॉर्थ में गया फिर लेफ्ट मुड़ा फिर राइट मुड़ा, ऐसा वाला क्वेश्चन भी करवा चुके हैं। तो नहीं तो चलो एक क्वेश्चन करवा देते हैं, ऐसे तुम लोग तो कर चुके हो वो क्वेश्चन। मान लो कि कोई ये बोलते हैं कि कोई आदमी जो है, ये राम जो है वो सबसे पहले चला 5 मीटर, वो चला नॉर्थ में, 5 मीटर नॉर्थ में चला। ठीक है, उसके बाद फिर वो क्या हुआ, लेफ्ट मुड़ा, उसके बाद वो लेफ्ट मुड़ा, ये नॉर्थ में गया 5 मीटर, उसके बाद फिर वो लेफ्ट मुड़ा। तो लेफ्ट मुड़ा तो लेफ्ट देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सीधा ऐसे कॉपी को रखते हैं और लेफ्ट हैंड को देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड को देख रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, इधर मुड़ रहा, इधर वो मुड़। थोड़ा और बड़ा फिगर बनाना पड़ेगा तो सही रहेगा। इधर ये गया, मान लो कि 5 मीटर गया इधर, उसके बाद फिर वो लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ करके फिर वो मान लो कि लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ करके फिर मान लो वो 6 मीटर गया, तो लेफ्ट मुड़ करके फिर वो 6 मीटर गया। उसके बाद फिर वो राइट मुड़ा, उसके बाद फिर वो क्या हुआ, राइट मुड़ा। अब राइट मुड़ा तो उसको देखने के लिए फिर क्या करेंगे, कॉपी को ऐसे घुमाएंगे। अब कॉपी को ऐसे घुमाने के बाद फिर हम लोग देखेंगे, तो बताओ नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? ऊपर जाएगा सर, ऊपर जाएगा। राइट हैंड हम लोग देखेंगे तो राइट हैंड इधर आ रहा है, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर। तो फिर ये क्या हुआ, ऊपर गया। मान लो कि फिर वो 5 मीटर ऊपर गया, ऊपर कितना गया, 5 मीटर ऊपर गया वो 5 मीटर। तो कोई पूछेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ओ से ए पे गया, ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस हो गया सर 16 मीटर सर। 16 मीटर हो गया। और डिस्प्लेसमेंट अगर कोई पूछेगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ओ से डायरेक्ट सी पे हम लोग निकालेंगे, तो ओ से डायरेक्ट हम लोग सी पे निकालेंगे। ठीक है, 3 4 4 से 8 सर, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 8 4 8 सर, 8 हो जाएगा। यस सर। कैसे 8 हो जाएगा, ये ओ से ये डायरेक्ट सी पे जा रहा है, सर ये जैसे लेंथ देखिए एक हमको निकालना नीचे, पड़ेगा। सर जैसे वो नीचे नहीं, लेकिन वैसे वैसे इसको देखो ऐसे बनता है। वैसे वैसे लग रहा है कि लगा ठीक है। चलो बताओ करीना, तुम तो बनाई है ऐसा क्वेश्चन, इन लोग सब तो एब्सेंट था।
नहीं बना सकता है। 5 मीटर तुम भी बता रही है। चलो इसका मतलब हमको ऐसा क्वेश्चन करवाना पड़ेगा। चलो तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद इसको हम लोग ट्रायंगल मानते हैं। ये बड़ा वाला ट्रायंगल हम लेकर तो बड़ा वाला ये ट्रायंगल मान करके चलेंगे। तो ये 5 मीटर था और इसके सामने ये भी क्या हो जाएगा 5 मीटर। तो 5 मीटर और 5 मीटर हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 10 मीटर और इधर ये वाला कितना हो जाएगा 6 मीटर। ये हो जाएगा 6 मीटर। तो 10 मीटर और 6 मीटर हो जाएगा। तो ये तुम्हारा ये डिस्प्लेसमेंट होगा 136। हाँ, ये डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा ओसी। तो ओसी बराबर हम लोग करेंगे अंडर रूट 6 का स्क्वायर और प्लस 10 का। ये अंडर रूट हो जाएगा 36 और प्लस 100 बराबर अंडर रूट 136। ये हो गया ओसी बराबर अंडर रूट 136 हो गया। तो इस तरह का हम बहुत सारा क्वेश्चन करवाए थे, लगता है कि हमको फिर से करवाना ही पड़ेगा। हाँ, तुम लोग को नहीं बन रहा है। यह दूसरा तरीका क्या है, इससे भी आसान एक तरीका बताएं। इससे भी एक आसान तरीका है वेक्टर से। वेक्टर से बनाओगे अगर क्वेश्चन तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा 5 जे कैप 5 जे कैप। और इसको इधर जा रहा है तो ये क्या लिखेंगे -6 आई कैप। ठीक है, फिर कहाँ जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है प्लस 5 जे कैप। तो देखो 5 और 5 कितना हो गया 10 जे कैप और -6 आई कैप। या इसको अरेंज करके लिखोगे तो -6 आई कैप और प्लस 10 जे कैप, ये लिखेंगे। अब इसका रिजल्टेंट निकाल दो तो रिजल्टेंट क्या होगा अंडर रूट 6 स्क्वायर और प्लस 10 स्क्वायर। आ गया आंसर कि नहीं, 6 स्क्वायर 10 स्क्वायर कर तो वही आंसर आ जाएगा। tan थीटा निकालना है तो 10 बटा -6 कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। ये वेक्टर फॉर्म से भी तुम लोग बना सकते हो इस तरह के क्वेश्चन को। ठीक है, चलो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कराते रहे ना क्वेश्चन। उन लोग आया नहीं है तो करवा लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं। मान लो कि रोहन जो है वो घर से निकला, घर से निकल के वो 3 मीटर गया ईस्ट में। फिर उसके बाद वो राइट मुड़ा, राइट मुड़ करके फिर वो गया 5 मीटर, राइट मुड़ करके फिर वो 5 मीटर गया। ठीक है, फिर वो लेफ्ट मुड़ा, फिर वो लेफ्ट मुड़ा और फिर वो गया लेफ्ट मुड़ करके फिर वो गया मान लो 8 मीटर। कुछ भी करते हैं हम लोग, कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे देंगे बना लोगे तुम लोग वेक्टर फॉर्म से। लेफ्ट मुड़ करके 8 मीटर गया, फिर वो मान लो कि ये लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ने के बाद फिर वो लेफ्ट मुड़ा, फिर वो लेफ्ट मुड़ा और फिर वो गया 2 मीटर। तो बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। बताते हैं शुरू में क्लास। लेफ्ट नीचे 8 मीटर, ये मीटर है यहाँ पहले 3 मीटर। ठीक है, फिर 5 मीटर राइट, 5 मीटर, फिर 8 मीटर लेफ्ट, 8 मीटर लेफ्ट। देखेंगे अगर नेट स्लो हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। तो हाँ अभी तो है नहीं, चल जाएगा, ले हो जाएगा। हाँ डिस्टेंस 18 मीटर आ गया। डिस्टेंस 18 से हो गया 3 2 5 8 में है, 8 3 11 5 2 7 11 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर 49 121 में हो जाएगा।
50 170 कितना होगा सर रूट 170? अच्छा चलो जो भी आएगा हम लोग कर लेते हैं, पहले देखते फिगर हैं। बनाते हैं, मिला लेना, ठीक है। तो ये मान लो कि चलना शुरू किया रोहन, तो 3 मीटर ईस्ट में गया, यहाँ से वो चलना शुरू किया, ये ईस्ट में गया इधर, ये 3 मीटर। फिर उसके बाद फिर वो क्या हुआ, राइट मुड़ा, कॉपी को ऐसे घुमाएंगे, इधर ये लेफ्ट हैंड, इधर ये राइट हैंड, तो राइट हैंड है तो नीचे जा रहा है, तो नीचे वो गया कितना, तो 5 मीटर, नीचे गया 5 मीटर। उसके बाद फिर वो लेफ्ट मुड़ा, फिर ऐसे कॉपी को कर दिए। अब फिर देख रहे हैं तो इधर राइट और इधर लेफ्ट, इधर लेफ्ट हो रहा है, तो वो लेफ्ट में गया फिर कितना, तो 8 मीटर, फिर वो लेफ्ट में गया 8 मीटर। उसके बाद फिर वो लेफ्ट में गया 2 मीटर, फिर कॉपी को ऐसे घुमा लिए अपने से दूर, कॉपी को ऐसे तो घुमाना है कि एरो तुमसे दूर जाता हुआ रहे। उसके बाद फिर लेफ्ट मुड़ कर कितना जाना है, 2 मीटर, तो इधर राइट और इधर लेफ्ट, इधर लेफ्ट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 11 फिगर ऐसा ही बनाया था तुम लोग, 100 से फिगर गलत सही हो गया बना सर। था। कर जाता तो होगा कितना, इधर 3 है ना बचा, जे जे कैप में 3, तो ये हो गया 5 3 8 8 8 21 16 9 रूट 2 18, 130 तो सर, डिस्टेंस हो गया। रूट 130 होगा सर। चलो ये हो गया तुम्हारा 5 3 8 8 16 2 18 हो गया। और डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये होगा डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट हम लोग को निकालना है। तो ये डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये 5 में से 2 जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा ये 3 मीटर, और ये हो जाएगा 8 मीटर, तो 8 और 3 11 मीटर। तो इधर हो गया तुम्हारा 11 मीटर, और इधर हो गया तुम्हारा ये 3 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट निकाल देना है, अंडर रूट 11 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, ठीक है। हाँ, तो अंडर रूट 11 स्क्वायर और 3 स्क्वायर से निकाल दोगे, और डायरेक्शन निकालना है तो tan थीटा बराबर 3/11, या -3/11 कर सकते हो, नीचे में -3 और इधर 11, तो -3/11, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स -3/11। एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा वेक्टर। ये तरीका ऐसे ज़्यादा अच्छा है, फिगर तो बनाना ही पड़ता है, बिना फिगर बनाए तो क्वेश्चन बन नहीं सकता है, तो फिगर बनाना ही पड़ता है, तो भी सही है। और अगर वेक्टर फॉर्म से बनाना चाहते हो तो फिर क्या लिखोगे, 3i कैप -5 जे कैप, फिर प्लस 8i कैप, और ये +2 जे कैप। तो ये क्या होगा, 8 और 3 11, आई कैप -5 में से +2 गया -3 जे कैप, और इससे हम लोग रिजल्टेंट निकाल लेंगे, अंडर रूट 11 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। और फिर डायरेक्शन निकालना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू -3/11। इससे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन भी निकालेंगे, tan थीटा इक्वल टू -3/11 से, तो इस तरह से हो जाएगा। चलो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सर्किल वाला आप कल ही करवा देंगे तो ठीक रहेगा। कितना हो गया तुम लोग का, 8:30 हो गया। रुको एक दो करा ही देते हैं फिर। चलो देखो सर्किल वाला में क्या करेंगे हम लोग, मान लो कोई बॉडी है वो ए से चला और ऐसे सर्कुलर पाथ में वो ए से बी पे पहुंचा, ए से बी पे पहुंचा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कोई पूछेगा तो कैसे बताएंगे। इसका जो रेडियस है वो रेडियस है तुम्हारा 7 मीटर, रेडियस है 7 मीटर, ए से बी पे पहुंचा तो डिस्टेंस कितना होगा, और हाँ डिस्टेंस जो है हम लोग निकालेंगे, हाँ डिस्प्लेसमेंट 14 होगा, और डिस्टेंस जो हम लोग निकालेंगे होगा 2πr और बाई 2, 2πr/2 करेंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा πr।
पाई आर करेंगे तो क्या होगा 22/7 और गुना 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया तो डिस्टेंस हो गया तुम्हारा 22 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट अगर पूछेगा डिस्प्लेसमेंट तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 2r, क्योंकि r और r 2r, तो 2 गुना 7 तो ये क्या हो जाएगा 14 मीटर। तो डिस्टेंस हो गया 22 मीटर, डिस्प्लेसमेंट हो गया 14 मीटर। अब अगर मान लो कोई ऐसे यहाँ से गया और यहाँ तक पहुंचा, ए से गया और बी यहाँ पहुंचा, ठीक है, तो अगर मान लो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? कितना रेडियस कितना है सर? वही 7 है। ना रेडियस 7 है। यस सर। कॉन्सेप्ट बताओ, डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला लगाएंगे? डिस्टेंस हो जाएगा इसके साथ देखो ये 33 मीटर पूरा हो जाएगा सर्किल सर। का कितना पार्ट है? 3 जैसे पार्ट ये सर, पूरा 1 पार्ट सर्किल सर। का आधा पार्ट था, 1/2 पार्ट था, तो 1/2 से डिवाइड किए कि पूरा सर्किल का कितना पार्ट है? 3/4 3/4 सर। 3/4। बहुत अच्छा। हाँ, ये सब 2 और 3 क्लास में सिखाया जाता है कि कितना पार्ट है, तो 3/4। यस सर। ये तो क्या हो जाएगा 2πr, 33 हो जाएगा। 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 3/2πr। 3/2πr करके आंसर निकाल दो। 3/2 इंटू 22/7 33 हो गया। और Yes, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट ये हो जाएगा 7 सर। अरे 7 कैसे हो रहा है? 7 एक भी 7 एक भी 7 49 प्लस मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 98 रूट 98 सर। रूट 98 हुआ। यस सर। 7 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर तो क्या होगा रूट अंडर रूट 2 इंटू 7 स्क्वायर। तो क्या करेंगे 7√2 या रूट 98 भी बोल रहा है तो सही आंसर है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे 7√2। अब अगर एक पूरा सर्किल कंप्लीट कर लेगा, बताओ पूरा सर्किल कंप्लीट कर लिया तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 44 मीटर और 44 होगा सर डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट 0। डिस्प्लेसमेंट 0। 11 जोड़ते चला गया ना। यस सर, पढ़ भी 11। हाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2πr। चलो कॉमन सेंस लगाया, अच्छा किया। 7 इंटू 7 ये क्या हो जाएगा? अभी क्लास चल रहा है, थोड़ा सा करते हैं सेकंड, थोड़ा सा रुको ना। डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2πr हो जाएगा ना जी। सॉरी 2π का वैल्यू 22/7, हम भी गलती कर दी। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा ये 44 मीटर डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा सर। 0। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो चलो बहुत सारा क्वेश्चन हम करवा दिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। अब हम तुमको क्वेश्चन भी भेज देंगे, तो तुम लोग क्वेश्चन बनाना। और देखो तुम लोग क्वेश्चन लिखना नहीं, इस चीज को तुम लोग गाइडलाइन कर लो। क्वेश्चन तुम लोग लिखो नहीं, लिखने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए क्वेश्चन, और हम क्वेश्चन भेज रहे हैं तो स्क्रीन पे उसको बड़ा करके पढ़ना, क्योंकि स्क्रीन पे तो जितना चाहेगा उतना बड़ा कर सकता है। तो हम छोटा में कर दिए हैं क्वेश्चन को, बहुत सारा क्वेश्चन को एक पेज में मर्ज कर दिए हैं, तो तुम लोग स्क्रीन पे उसको बड़ा करके पढ़ लेना क्वेश्चन को। और क्वेश्चन लिखो नहीं, क्वेश्चन स्क्रीन पे पढ़ो और फिर क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। वही क्वेश्चन लिखने का कोशिश करो जो क्वेश्चन तुमसे एक बार में नहीं बनता है। मान लिया कि तुम बनाया और वो क्वेश्चन नहीं बना, और दूसरा दिन हम उस क्वेश्चन को बताएं, तब उस क्वेश्चन को अपना नोट्स कॉपी में लिख करके और बनाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसे सारा क्वेश्चन लिखने के चक्कर में रहोगे तो प्रैक्टिस बहुत कम हो पाएगा। इसलिए ज्यादा प्रैक्टिस अगर करना है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन लिखो नहीं, बहुत टाइम वेस्ट होता है लिखने से। उससे बढ़िया उस क्वेश्चन को जितना देर में लिखोगे उतना से अच्छा 4 बार पढ़ो उस क्वेश्चन को, तो समझ में आएगा। और अगर टाइम है बहुत ज्यादा तो लिख सकते हो, तुम्हारे पास अगर ज्यादा टाइम, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट पे समय देना है। चलो, सबको अच्छा लगा क्लास? यस सर। तो चलो ठीक है, क्लास को एंड करते हैं। और कुछ किसी को पूछना है तो बोलो।